हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर टेंजी। आज हम आप सभी के लिए बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 इसके लिए ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये जितने भी क्वेश्चन है टोटल बिहार के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। इसके साथ साथ बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 और टीआरई जो भी एग्जाम हुआ था उसका भी क्वेश्चन इस सीरीज में करवाया जाएगा। और कुछ क्वेश्चन जो है बीपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जा रहे हैं, तो उन क्वेश्चनों को भी इस सीरीज में करवाया जाएगा। इसमें जो है टोटल जो है 65 क्वेश्चन हैं और ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये समझ लीजिए कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बिहार के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। अगर आप लोग बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर केवल बिहार शिक्षक भर्ती की ही तैयारी करवाई जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे विशाल महाद्वीप कौन सा है? बताइए क्षेत्रफल के अनुसार सबसे विशाल महाद्वीप कौन सा है? बताइए एशिया है, अफ्रीका है, यूरोप है या फिर उत्तरी अमेरिका है? तो देखिए क्षेत्रफल के अनुसार सबसे विशाल महाद्वीप की बात करेगा तो ये जो है यह एशिया महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से गुजरती है? तो बताइए भूमध्य रेखा जो है निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से गुजरती है? बताइए ब्राजील से, सोमालिया से, भारत से या फिर केन्या से? तो बताइए भूमध्य रेखा जो है निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से गुजरती है? तो देखिए भूमध्य रेखा जो है ये टोटल 13 देशों से होकर के गुजरती है। तो इसमें से जो है पूछा किस देश से होकर के नहीं गुजरती है, तो देखिए भारत से होकर के भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है? तो बताइए निम्नलिखित में से सबसे छोटा महासागर कौन सा है? बताइए हिंद महासागर है, अटलांटिक महासागर है, प्रशांत महासागर है या फिर आर्कटिक महासागर है? तो बताइए निम्नलिखित में से सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो देखिए सबसे छोटा महासागर जो है आर्कटिक महासागर है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा महासागर पूछेगा तो बताइए कौन सा है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो देखिए सबसे बड़ा महासागर जो है प्रशांत महासागर है और सबसे छोटा महासागर जो है आर्कटिक महासागर है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत समझाया है। बताइए बिग बैंग सिद्धांत जो है ये किससे संबंधित है? जीवन की शुरुआत से संबंधित है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है, गुरुत्व का नियम से संबंधित है या फिर जीवन की समाप्ति से संबंधित है? तो देखिए बिग बैंग सिद्धांत जो है यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? तो बताना है इसमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र का उदाहरण नहीं है। बताइए वन, नदी, रेगिस्तान या फिर बगीचा? तो देखिए बगीचा जो होता है ये प्राकृतिक पारितंत्र का उदाहरण नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि वन, नदी और रेगिस्तान ये प्राकृतिक पारितंत्र के उदाहरण हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की कुल सतह जो पानी से ढका हुआ है, बताइए पृथ्वी का कुल सतह जो है पानी से कितना परसेंट ढका हुआ है? बताइए 75%, 60% या फिर 85% या फिर 50%? तो बताइए पृथ्वी की कुल सतह जो है पानी से कितना भाग ढका हुआ है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टोटल 71% है, लेकिन जो है इसमें 71 नहीं दिया है, तो इसके नियरेस्ट जो है 75 आप लोग करेक्ट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। बताइए मृदा अपरदन को रोकने का क्या तरीका है? वन रोपण द्वारा, वनोन्मूलन द्वारा, उर्वरक के अत्यधिक उपयोग द्वारा या फिर अतिचारण द्वारा? तो बताइए मृदा के अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? तो देखिए वन रोपण के द्वारा, वन के लगाने से जो होता है मृदा का बहाव कम होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? बताइए हमारे सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? बताइए बृहस्पति को, शुक्र को, मंगल को या फिर बुध को? तो देखिए लाल ग्रह जो है मंगल को कहा जाता है और मंगल के 2 उपग्रह हैं फोबोस और डीमोस। फोबोस और डीमोस जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। बताइए इसे लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी सतह पर जो है आयरन ऑक्साइड उपस्थित होता है, जिसके कारण जो है मंगल ग्रह जो है लाल दिखता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल नीनो शब्द है। बताइए अल नीनो कैसा शब्द है?
चीनी शब्द है, अंग्रेजी शब्द है, स्पेनिश शब्द है या फिर फ्रेंच शब्द है। तो बताइए अल नीनो जो है एक ऐसा शब्द है। तो देखिए अल नीनो जो है एक स्पेनिश शब्द है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल नीनो जो है स्पेनिश शब्द है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का संचालन होता है। बताइए ग्रहों की गति का संचालन होता है न्यूटन के नियम के द्वारा, केपलर के नियम के द्वारा, गुरुत्वाकर्षण के नियम के द्वारा या फिर बायलर के नियम के द्वारा। तो बताइए ग्रहों की गति का संचालन जो है किसके नियम के द्वारा होता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 केपलर के नियम के द्वारा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं कहलाती हैं। बताइए उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं कहलाती हैं। बताइए चिनकू कहलाती हैं, फोहा कहलाती हैं, ब्लिजार्ड कहलाती हैं या फिर लू कहलाती हैं। तो बताइए उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं क्या कहलाती हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लू। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं जो है ये लू कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारण है। बताइए किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारण क्या है। बताइए सुविकसित सिंचाई प्रणाली है, कृषि साख की उपलब्धता है, सरकारी कृषि नीति है, उच्च उपज किस्म वाली चीज़ों की उपलब्धता है। तो बताइए किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारण क्या है। तो देखिए इसका मुख्य कारण है सुविकसित सिंचाई प्रणाली। सुविकसित सिंचाई प्रणाली जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृष्टि छाया क्या होता है। बताइए वृष्टि छाया क्या है। एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातली अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र है। एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातली अवरोध के प्रभाव से अधिक वर्षा क्षेत्र है, अधिक वर्षा वाला क्षेत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए वृष्टि छाया क्या होता है। तो देखिए वृष्टि छाया जो है एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातली अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबर फसल है। बताइए रबर जो है एक ऐसा फसल है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, ध्रुवीय क्षेत्र की फसल है, उपध्रुवीय क्षेत्र की फसल है या फिर मरुस्थलीय क्षेत्र की फसल है। तो बताइए रबर जो होता है ये किस क्षेत्र का फसल होता है। तो देखिए रबर जो है यह भूमध्य रेखीय क्षेत्र का फसल है। ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। रबर जो होता है यह भूमध्य रेखीय क्षेत्र का फसल है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं। बताइए लाल सागर में, काला सागर में, बाल्टिक सागर में या फिर भूमध्य सागर में। बताइए उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर में। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं भूमध्य सागर में। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्तन के आधार पर ज्वालामुखियों को किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है। बताइए आवर्तन के आधार पर ज्वालामुखियों को किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है। बताइए सक्रिय ज्वालामुखी में, निष्क्रिय ज्वालामुखी में, विलुप्त ज्वालामुखी में या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए आवर्तन के आधार पर ज्वालामुखियों को किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सक्रिय ज्वालामुखी, निष्क्रिय ज्वालामुखी, विलुप्त ज्वालामुखी, ये तीनों जो है करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस कारण से भूमिगत जल की कमी नहीं होगी। बताइए निम्नलिखित में से किस कारण से भूमिगत जल की कमी नहीं होगी। बताइए वन रोपण के द्वारा, ताप ऊर्जा संयंत्र, जंगलों का ह्रास तथा वर्षा की कमी, अधिक जल मांग वाली फसलों की खेती। तो बताइए इसका करेक्ट क्या होगा। तो देखिए वन रोपण जो है अधिक होगा तो वर्षा की जो है मात्रा कमी नहीं होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वन्य जीव के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या आता है। बताइए वन्य जीव के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या आता है।
केवल वन्य जीव आते हैं, केवल वन्य पौधे आते हैं, वन्य पौधे तथा वन्य जीव दोनों आते हैं, सभी पौधे तथा सभी जीव आते हैं। तो बताइए वन्य जीव के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या आता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वन्य पौधे तथा वन्य जीव दोनों आते हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा की सतह पर वस्तु का द्रव्यमान और भार दोनों कम हो जाते हैं। वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है और केवल भार कम हो जाता है। वस्तु का केवल द्रव्यमान कम हो जाता है, वस्तु का द्रव्यमान और भार दोनों अपरिवर्तित रहते हैं। तो बताइए पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा की सतह पर क्या परिवर्तन देखने को मिलता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वस्तु का द्रव्यमान जो है स्थिर रहता है और केवल भार जो है कम हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा की सतह पर वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है और केवल भार जो है कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे जैसे हम से की ओर बढ़ते हैं दिन और रात की अवधि में अंतर बढ़ता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर, कर्क रेखा से भूमध्य रेखा की ओर, या फिर कर्क रेखा से मकर रेखा की ओर। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं दिन और रात की अवधि में अंतर बढ़ता जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? बताइए धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? बताइए कायांतरित चट्टान का विस्तार पाया जाता है, आग्नेय चट्टान का विस्तार पाया जाता है, अवसादी चट्टान का विस्तार पाया जाता है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? तो देखिए सर्वाधिक जो है अवसादी चट्टान का विस्तार पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धरातल के सर्वाधिक भाग पर अवसादी चट्टान का विस्तार पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 धुआंओं की घाटी के नाम से जाना जाता है? बताइए निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र है जो 10,000 धुआंओं की घाटी के नाम से जाना जाता है? बताइए फोटोपैक्सी है, चिम्बोराजो है, कटमई है, या फिर एटना है। तो बताइए 10,000 धुआंओं की घाटी के नाम से किस ज्वालामुखी क्षेत्र को जाना जाता है? तो देखिए कटमई ज्वालामुखी क्षेत्र जो है ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपरपट्टी में सर्वाधिक विस्तृत रूप से पाया जाने वाला तत्व है। बताइए भूपरपट्टी में सर्वाधिक विस्तृत रूप से पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? बताइए भूपरपट्टी में सबसे अधिक ऑक्सीजन मिलता है, या फिर सिलिकॉन मिलता है, या फिर एल्यूमिनियम मिलता है, या फिर लोहा मिलता है। तो देखिए भूपरपट्टी में जो है सर्वाधिक मात्रा में जो है ये पाया जाता है ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूपरपट्टी में जो है सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों में विशिष्ट वायु राशि की कौन सी विशेषता सही है? बताइए उष्णकटिबंधीय महासागरी, उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय महासागर, उष्ण कटिबंधीय महाद्वीपीय, उच्च अक्षांशीय अपेक्षाकृत ठंडे महासागर, ध्रुवीय द्वीपीय, उपोष्ण कटिबंधीय उष्ण मरुस्थल, महाद्वीपीय अटलांटिक, उष्ण कटिबंधीय अस्थायी रूप से बर्फ आच्छादित महाद्वीप अटलांटिक तथा आर्कटिक। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है उष्ण कटिबंधीय महासागरी, उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय महासागर। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस आकार का महासागरी कटक है। बताइए एस आकार का महासागरी कटक कौन सा है? बताइए प्रिंस एडवर्ड कटक है, मध्य अटलांटिक कटक है, सोकोचा कटक है, या फिर पूर्वी प्रशांत कटक है। तो बताइए एस आकार का महासागरी कटक कौन सा है? तो देखिए एस आकार का महासागरी कटक जो है ये मध्य अटलांटिक कटक है। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एस आकार का महासागरी कटक जो है मध्य अटलांटिक कटक है। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है। बताइए मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है। बताइए कोरल का, प्राण जिसे झींगा कहते हैं, डेंटलियम का, या फिर आयस्टर का। तो बताइए मोती प्राप्त करने के लिए किसका संवर्धन किया जाता है?
तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो है आयस्टर जो है इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आयस्टर को ही शिप भी कहते हैं, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, संसाधन जो वर्षा के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें कहते हैं। बताइए संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। बताइए वे कौन से संसाधन हैं जो वर्षों का उपयोग वर्षों में अगर उपयोग किया जा रहा है, वर्षों से उपयोग किया जा रहा है तो वे समाप्त हो जाएंगे। तो बताइए ये कौन सा है। नवीनीकरणीय है, अनवीनीकरणीय है, संरक्षित है या फिर आरक्षित है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे अनवीनीकरणीय कहेंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवों के परिरक्षित अवशेष कहलाते हैं। बताइए जीवों के परिरक्षित अवशेष क्या कहलाते हैं। जीवाश्म कहलाते हैं, चट्टान कहलाते हैं, अवसाद कहलाते हैं या फिर ये सभी कहलाते हैं। तो देखिए जीवों के परिरक्षित अवशेष जो होते हैं ये जीवाश्म कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीवों के परिरक्षित अवशेष जो होते हैं ये जीवाश्म कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है। बताइए नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र, ऑक्सीजन चक्र या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, फास्फोरस चक्र जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का संघटक है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का संघटक है। बताइए सूक्ष्म जीव हैं, जंतु हैं, पादप हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का संघटक है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी जो हैं सूक्ष्म जीव, जंतु और पादप ये सभी जो है पारितंत्र के संघटक हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है। बताइए पादप खरपतवार मछली, पादप हिरण शेर, पादप मेढक सांप, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पादप हिरण शेर, क्योंकि पादप को हिरण खाएगा और हिरण को शेर खाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा। बताइए सुबह के 10 बजेंगे, दोपहर के 2 बजेंगे, दोपहर के 1 बजेंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा। तो देखिए 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट, तो 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 चौक 12 120 मिनट हो जाएगा। और 120 मिनट में हम 60 से भाग देंगे तो 2 घंटा आएगा और पूर्व में जाने पे 2 घंटा ऐड होगा, तो 12 में 2 ऐड करेंगे 14 होगा और 14 बजता है दोपहर का 2 बजे। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज घटक क्या हैं। बताइए महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज घटक क्या हैं। बताइए सिलिका और मैग्नीशियम है, सिलिका और एल्यूमिना है, सिलिका और निकेल है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज घटक क्या हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलिका और मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज घटक जो है सिलिका और मैग्नीशियम है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है। बताइए खाड़ी ढालों पर बनी वेदिकाओं में फसल उगाना, फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना, कंटूर को पत्थर घास आदि से ढकना, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए मल्चिंग जो होता है ये फसलों के बीच जो खाली जमीन होती है
इसके बीच जो है पुआल जैसे चीज़ों को रख दिया जाता है और जैविक पदार्थों की परत से ढक दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है। पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है। ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं, ये जो है इनकरेक्ट है। पी तरंगे जो होती हैं ये अनुप्रस्थ तरंगे नहीं होती हैं बल्कि अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। तो ये भी जो है स्टेटमेंट जो है ये गलत है, जबकि पहला सही है। धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं, तो ये भी सही है। तो पहला और तीसरा सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? बताइए, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? बताइए, शुक्र को माना जाता है, मंगल को माना जाता है, बृहस्पति को माना जाता है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो देखिए, पृथ्वी का जो जुड़वा ग्रह है ये शुक्र है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, शुक्र जो है इसी को सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहते हैं, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहते हैं। ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो ये शुक्र है। और इसका जो है इसके पास जो है कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर के वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? तो इसमें बताना है कौन सा जो है स्टेटमेंट सही है। तो देखिए, इसमें बताइए, क्षोभ मंडल सबसे पहले आता है या फिर मध्य मंडल आता है, ताप मंडल, समताप मंडल या फिर बहिर्मंडल? तो देख लीजिए, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा कि सबसे जो है वायुमंडल में 5 परतें हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, फिर बाह्य मंडल। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल को ही आयन मंडल भी कहते हैं, और बाह्य मंडल। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है? तो बताइए, वायुमंडल की कौन सी परत है जिसका तापमान जो है सबसे कम होता है? बताइए, क्षोभ मंडल है, मध्य मंडल है, समताप मंडल है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, वायुमंडल की किस परत का तापमान जो है सबसे कम होता है? तो देखिए, मध्य मंडल का तापमान जो है सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में वायु आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? बताइए, पारिस्थितिकी तंत्र में वायु आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? बताइए, लिंडमैन के द्वारा दिया गया था, क्लीमेंट्स के द्वारा दिया गया था, ओडम के द्वारा दिया गया था, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक? तो बताइए, पारिस्थितिकी तंत्र में वायु आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल जो है यह किसके द्वारा दिया गया था? तो देखिए, यह दिया गया था ओडम के द्वारा। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में वायु आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल जो है यह ओडम के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पोषी स्तर दूसरे पोषी स्तर में कितना ऊर्जा अवशोषित होती है? बताइए, एक पोषी स्तर दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है? बताइए, 10%, 15%, 5%, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितने % ऊर्जा अवशोषित होती है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा 10% ऊर्जा का नियम जो है किसने दिया था, तो ये लिंडमान ने दिया था। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह मॉडल 10% नियम दिया गया था। देखिए क्वेश्चन पूछ भी लिया है। बताइए पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम दिया गया था। बताइए हैकल के द्वारा दिया गया था, एल्टन के द्वारा दिया गया था, लिंडमैन के द्वारा दिया गया था, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो देखिए ये लिंडमैन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटिबंध में आता है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटिबंध में आता है? बताइए दोनों गोलार्ध में 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र, दक्षिण ध्रुववर्त, अंटार्कटिका वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच स्थित क्षेत्र, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव के बीच स्थित क्षेत्र, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित देशों में से किसकी भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा है? बताइए निम्नलिखित देशों में से किसकी भारत के साथ सबसे लंबी सीमा है? बताइए पाकिस्तान के साथ है, म्यांमार के साथ है, बांग्लादेश के साथ है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो है बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा लगती है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है 4096.7 किलोमीटर की सीमा लगती है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए सूर्य से पृथ्वी की कितनी दूरी है? बताइए सूर्य से पृथ्वी की कितनी दूरी है? बताइए 93 मिलियन मील है, 103 मिलियन मील है, 83 मिलियन मील है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए सूर्य से पृथ्वी की कितनी दूरी है? तो देखिए सूर्य से पृथ्वी की टोटल दूरी जो है ये 93 मिलियन मील है। कितना है? 93 मिलियन मील है। लेकिन अगर आप लोगों को यहाँ पे 93 मिलियन मील नहीं देगा, अगर पूछ लेगा कितना मिलियन किलोमीटर है, तो 150 मिलियन किलोमीटर है और 93 मिलियन मील है। तो इसमें आप लोग कन्फ्यूज नहीं होना है। अगर पूछेगा मिलियन मील में 93 और मिलियन किलोमीटर में पूछेगा तो 93 मिलियन किलोमीटर है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रिएक्टर स्केल किस मापक का पैमाना है? बताइए रिएक्टर स्केल जो है यह किस मापक का पैमाना है? बताइए ज्वालामुखी उद्गार को मापता है, पहाड़ की तीव्रता को मापता है, भूकंप को मापता है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए रिएक्टर स्केल जो है यह किसका मापन करता है? तो देखिए भूकंप की तीव्रता को मापता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? बताइए भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? बताइए 81,000 प्रजाति जीवों की तथा 47,000 प्रजाति वनस्पति की। देखिए 70,000 प्रजाति जीवों की एवं 50,000 प्रजातियां वनस्पति की, 50,000 प्रजातियां जीवों की तथा 40,000 प्रजातियां वनस्पति की, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जब ये क्वेश्चन उस समय पूछा गया था तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर 1, 81,000 प्रजातियां जो है जीवों की एवं 47,000 प्रजातियां वनस्पति की। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो है अब ये प्रजातियां जीवों की जो है इसमें वृद्धि हुई है। 90,000 प्रजातियां जो है जीवों की हो गई है और 47,000 प्रजातियां जो है एनसीईआरटी में दिया है ये वनस्पतियों की है। तो अब आप लोग केवल 81,000 की जगह पे 90,000 करेक्ट करिएगा और प्रजातियां जो है वनस्पति वाला 47,000 ही है। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होता है? बताइए खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होता है? बताइए अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान, आग्नेय चट्टान, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवसादी चट्टान। ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, स्टैलेक्टाइट एवं स्टैलेग्माइट स्थलाकृतियां बनाती हैं। बताइए पवनों द्वारा बनती हैं, भूमिगत जल द्वारा बनाती हैं, बर्फ द्वारा बनाती हैं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक
या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए यह स्थानाकृतियाँ जो हैं किसके द्वारा बनाई जाती हैं? तो देखिए भूमिगत जल के द्वारा। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है? बताइए अरावली, एंडीज, अपलेशियन, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताना है इसमें कौन सा युवा वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें से जो है एक से अधिक जो है युवा वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए युवा वलित पर्वत के उदाहरण में जो है अलाप्स भी आता है, राकीज भी आता है, एंडीज भी आता है, हिमालय भी आता है और जैमाका के नीले पर्वत भी आते हैं और त्रिनिदाद की उत्तरी श्रृंखलाएं भी शामिल हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र की न्यून हिमरेखा है? बताइए निम्नलिखित क्षेत्र में किस क्षेत्र की न्यून हिमरेखा है? बताइए भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, हिमालयी क्षेत्र है, अलाप्स क्षेत्र है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलाप्स क्षेत्र ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम भाग की ओर चलता है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम भाग की ओर चलता है? बताइए पश्चिमी विक्षोभ, काल वैशाखी, मानसून से पहले की वर्षा, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप की गहनता नापने हेतु उपयोग में लाया जाता है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप की गहनता नापने हेतु उपयोग में लाया जाता है? बताइए रिएक्टर पैमाना, मरकरी पैमाना, महान हर्बल तरंग, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप की गहनता नापने हेतु उपयोग में लाया जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मरकरी पैमाना। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। मरकरी पैमाना जो है ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा भूकंप की तरंगों की तीव्रता मापने में कौन प्रयोग में लाया जाता है, तो रिएक्टर पैमाना। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निच्छालन प्रक्रिया संबंधित है। बताइए निच्छालन प्रक्रिया जो है यह किससे संबंधित है? बताइए भारी वर्षा क्षेत्र से संबंधित है, खनिज और मिट्टी से संबंधित है, पौधों की जड़ों से संबंधित है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए निच्छालन प्रक्रिया जो है यह किससे संबंधित है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। निच्छालन प्रक्रिया जो है इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, 2022 की घटना विपर्याय था। बताइए 2022 की घटना विपर्याय था, मध्य अक्षांशीय चक्रवात था, समुद्री तूफान था, उष्णकटिबंधीय चक्रवात था, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए विपर्याय जो है ये क्या था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय चक्रवात ऑप्शन नंबर सेकंड थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य है एक। बताइए सूर्य क्या है? पीला तारा है, लाल तारा है, श्वेत तारा है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए सूर्य जो है किस कलर का तारा है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्य एक पीला तारा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? बताइए ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? बताइए 179 है, 180 है, 181 है या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं जो है 179। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सेल जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। बताइए सेल जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। बताइए अवसादी सेल हैं, कायांतरित सेल हैं, या फिर आग्नेय सेल हैं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए वे कौन से सेल हैं जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। तो देखिए ये अवसादी सेल हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अवसादी सेल में जो है जीवाश्म पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अवसादी जो चट्टानें होती हैं या फिर सेल जो हैं इसे तलछटी चट्टानें भी कहते हैं। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। और इसी को सेडिमेंट्री रॉक भी कहा जाता है। तो आप लोगों को कभी कभी नाम पूछ लेता है इसका अन्य नाम क्या है। अगला क्वेश्चन है, चाप झील बताइए कहाँ पाई जाती है। बताइए चाप झील पाई जाती है हिमनदों में पाई जाती है, नदी घाटियों में पाई जाती है, रेगिस्तानों में पाई जाती है, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए चाप झील जो है ये कहाँ पाई जाती है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नदी घाटी में। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाप झील जो है ये नदी घाटी में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है। बताइए ओजोन छिद्र जो है ये अधिक स्पष्ट होता है भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ओजोन छिद्र जो है ये अधिक स्पष्ट कहाँ होता है। तो ये बताइए कहाँ पे। तो ये अंटार्कटिका पर होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका, ऑप्शन नंबर ई जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओजोन छिद्र जो है ये अंटार्कटिका पर अधिक स्पष्ट होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो क्या होता है। बताइए जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो क्या होता है। बताइए गली कटाव होता है, सीट क्षरण होता है, ओनों की कटाई होती है, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसे गली कटाव कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हिमानी का आधार पिघलता है पर उसका शीर्ष नहीं क्योंकि। बताइए एक हिमानी का आधार पिघलता है पर उसका शीर्ष नहीं क्योंकि। बताइए हिमानी का आधार अपने गर्म वातावरण में रहता है। हिमानी के आधार पर बर्फ में अशुद्धियाँ उपस्थित होती हैं। आधार पर दाब अधिक होने से गलनांक में कमी होती है। उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए एक हिमानी का आधार पिघलता है पर उसका शीर्ष नहीं क्योंकि। तो देखिए आधार पर दाब जो है अधिक होने से गलनांक में कमी आती है। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आधार पर दाब अधिक रहने से उसके गलनांक में कमी आती है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है। बताइए मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है। बताइए अनाच्छादन के द्वारा होता है, उन्नयन के द्वारा होता है, अपक्षय के कारण होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मिट्टी का निर्माण जो है यह किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो देखिए अपक्षय प्रक्रिया के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, घास का मैदान, झाड़ झंखाड़, वन बंजर भूमि सरकार और निजी दोनों व्यक्ति तथा समुदाय सभी से संबंधित है, उन्हें कहा जाता है। बताइए सुरक्षित वन कहते हैं, संरक्षित वन कहते हैं, अवर्गीकृत वन कहते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे अवर्गीकृत वन कहते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। बताइए मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। बताइए खनिज तेल पाया जाता है, यूरेनियम पाया जाता है, थोरियम पाया जाता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें थोरियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है, तो थोरियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र पर किस समतल आकृति की सीमा रेखा का पता लगाकर उसका क्षेत्रफल मापने वाला उपकरण कौन सा है।
बताइए मानचित्र पर किसी समतल आकृति की सीमा रेखा का पता लगाकर उसका क्षेत्रफल मापने वाला उपकरण कौन सा है। बताइए हाइग्रोमीटर है, एनीमोमीटर है, प्लेनीमीटर है या फिर रोटामीटर है। तो बताइए मानचित्र पर किसी समतल आकृति की सीमा रेखा का पता लगाकर उसका क्षेत्रफल मापने वाला उपकरण कौन सा है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर थर्ड प्लेनीमीटर है। प्लेनीमीटर इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात किया जाए वायु की गति जो है किससे मापी जाती है तो एनीमोमीटर से मापा जाता है। और जो है हवा में नमी की आर्द्रता किससे मापी जाती है तो हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। और जो ये रोटामीटर होता है ये तरल पदार्थों की वॉल्यूमेट्रिक प्रवाह दर को मापता है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी प्रकार जो है आप लोग ज्योग्राफी के जितने भी अभी तक बिहार में क्वेश्चन पूछे गए हैं टोटल आप लोग करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।